आइए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के साथ फिर यूट्यूब चैनल पर मैं आ रहा हूँ एक नए टॉपिक के साथ, सर्ड और इंडासेस। सर्ड्स और इंडासेस, आइए ध्यान देते हैं बच्चे। सर्ड्स एंड इंडासेस क्या होता है? सर्ड्स एंड इंडासेस एक नया टॉपिक है और एक टॉपिक से लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में भी पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, रेलवे सेक्टर के जितने भी एग्जाम हैं, सीजीएल और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे टॉपिक आते हैं। सर्ड इंडासेस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट सबको पता नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ सर्ड्स और इंडासेस के बारे में। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट बनाऊंगा, इसके बाद आपका टॉपिक खत्म है। 3 पार्ट में मैं इसे खत्म करूंगा। आज आपका पार्ट 1 है सर्ड इंडासेस का। आइए देखते हैं सर्ड्स एंड इंडासेस। सबसे पहले देखिए यार, सर्ड्स और इंडासेस होता क्या है। सर्ड्स बेसिकली सर्ड का प्लूरल फॉर्म है, इंडासेस बेसिकली इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म है। अब ध्यान दीजिए, इसमें इंडेक्स जो है वो क्या होती है और सर्ड्स क्या होती है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इंडेक्स बेसिकली बच्चे इसको हम 2-3 नाम से और जान सकते हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट भी, एक्सपोनेंट। इसे एक और नाम से पुकार सकते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंडेक्स हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और एक और नाम से इसको जान सकते हैं, इसको बोलते हैं जी पावर। पावर। सबसे पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में जानकारी मैं देता हूं, इसके बाद मैं सर्ड्स के बारे में समझाऊंगा। बेसिकली इंडेक्स होता क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे बच्चे मैं अगर लिख दूं यहाँ पे x गुने x गुने x, तो बच्चे इसके जगह मैं लिख सकता हूं क्या चीज, x की पावर 4, x की पावर 4। तो यार ये जो x है ना, x जो है, ये x जो है इसको हम बोलते हैं जी बेस। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो 4 है, इस 4 को बोलते हैं जी हम इंडेक्स। इंडेक्स या एक्सपोनेंट इसको बोल सकते हैं। x को क्या बोलेंगे? बेस। 4 को क्या बोलेंगे? इंडेक्स। देखो यार, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे कि 10 की पावर 25, बच्चे ये जो 10 है ये क्या हो गया? बेस। और ये क्या हो गया? इंडेक्स। मैं बोलूं कि 5 की पावर 13, और मैं पूछूं बेस बराबर क्या होगी, तो आप बोलोगे बेस बराबर होगी 5। और मैं बोलूं इंडेक्स क्या होगी, तो आप बोलोगे सर इंडेक्स बराबर होगी 13। कोई दिक्कत है? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इंडेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, पूरा क्लियर हो गया। अब आइए मैं आपको समझाता हूं बच्चे सर्ड। सर्ड्स बेसिकली होता क्या है, आइए देखते हैं सर्ड्स के बारे में। सर्ड्स किसको बोलते हैं? देखो यार, सर्ड्स होती क्या है बच्चे, ध्यान देना ये जरूरी है कि सर्ड्स इसको मैं बोल सकता हूं। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूं, परिमेय और अपरिमेय। बड़ा इंपॉर्टेंस है सर्ड्स में। देखो यार, बेसिकली रियल नंबर के 2 पार्ट्स हैं, जिसको हम बोलेंगे एक परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी परिमेय को इरेशनल बोलेंगे बच्चे, इरेशनल नंबर। और अपरिमेय इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे बच्चे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है? अब रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है इसको समझते हैं। रेशनल नंबर का मतलब जो p/q के फॉर्म में हो, जो p/q के
रूप में हो, जहाँ जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चे, और P एंड जो Q है वो आर इंटीजर, माने P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। इसको बोलते हैं बच्चे परिमेय। जैसे 3/5 लिखूँ, 0 लिखूँ, 4 लिखूँ, 5 लिखूँ, -2/3 लिखूँ, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं क्या है, परिमेय संख्या है। मैं परिमेय संख्या का डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। अगर मैं इसे बेसिक समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा सर्च में इसकी जरूरत है इसलिए। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय का जो होता है बच्चे 3 रूप होता है। अपरिमेय के 3 रूप होगा, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अपरिमेय का मतलब बोल सकते हो जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ 0.01, 001, 0001 इन्फिनाइट तक है तो ये अपरिमेय है। √2 अगर मैं बोलूँ तो ये भी एक अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि जब इसका निकालोगे तो लगभग 1.14 कुछ इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। मैं बोलूँ √3 तो √3 भी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1.732 कुछ इस तरह से जा रहा है इन्फिनाइट तक। मतलब जिसकी कोई अंत नहीं है, इसको P/Q के रूप में मैं नहीं लिख सकता, इसलिए क्या है, अपरिमेय। समझ में आ गया यहाँ तक? तो आइए अब सीखते हैं थोड़ा सा सर्ट्स के बारे में। एक कंसेप्ट जानना जरूरी था इसलिए थोड़ा सा मैं समझा दिया। आइए बच्चे देखते हैं सर्ट्स क्या होता है। देखो यार, सर्ट्स कहने का मतलब वैसे नंबर जो रूट के अंदर हो, वैसे नंबर जो रूट के अंदर हो और उसको कैलकुलेट करने पे, उसका सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वो अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय हो। तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्ट्स बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि √3 तो √3 बराबर बच्चे हो रही होगी 1.732 कुछ इस तरह से इन्फिनाइट तक। यानी √3 को जब मैंने सॉल्व की, कैलकुलेट की चीजें, तो लगभग ये आया। तो इसलिए बच्चे ये जो नंबर है ये आपका हो गया सर्ट्स। उम्मीद है समझ में आ रहा है। देखो यार, अगर मैं बोलूं √2 तो मैं इसको लिखूंगा 1.42 कुछ इस तरह से, ये भी जाएगा इन्फिनिट तक। तो भाई ये जो वैल्यू है एक अपरिमेय है। जब मैं इसको कैलकुलेट किया तो अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय जो प्राप्त हुआ ना, इसलिए √2 जो आपका है ये भी एक सर्ट है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है चीजें आपको? अब देखो भाई, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अगर बोलूं कि √2 क्या है तो आप बोलोगे एक सर्ट है। मैं बोलूं कि 1.42 जो इन्फिनिट तक गया ये क्या है, तो यह एक सर्ट नहीं है। एक अपरिमेय जरूर है लेकिन सर्ट नहीं है। मतलब जब भी कोई अपरिमेय संख्या को, इरेशनल नंबर को जब आप सॉल्व करोगे, डेसिमल एक्सप्रेशन में लोगे, तो वो अपरिमेय ही रहेगा लेकिन वो सर्ट नहीं कहलाएगा। सर्ट्स कहलाने के लिए रूट होना जरूरी है। कोई दिक्कत है? ये आपका अपरिमेय है लेकिन ये आपका सर्ट नहीं है। सर्ट्स ये है, दोनों अपरिमेय है लेकिन सर्ट्स इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन को हम सर्ट्स नहीं बोल सकते। इसलिए एक बात मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जितने भी सर्ट्स हैं वो सारे के सारे अपरिमेय होंगे। जितने भी सर्ट्स हैं वो सारे के सारे अपरिमेय होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अपरिमेय सर्ट ही हों। जैसे मैं बोलूँ √5, ये एक अपरिमेय है, ये सर्ट्स भी है, लेकिन मैं जब इसका निकालूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया 2 पॉइंट समथिंग, ये अपरिमेय है
लेकिन सड नहीं है। सड होने के लिए रूट होना जरूरी है। तो अगर मैं बोलूंगा कि √3 क्या है, सड है, बिल्कुल है। मैं बोलूंगा कि √5 ये सड है, हाँ है, क्योंकि जब इसको डेसिमल एक्सप्रेशन करोगे तो अप्रिमेय प्राप्त हो रही होगी। मैं बोलूंगा पावर से √4 और यहाँ पे 7, ये सड है, बिल्कुल सड है, क्योंकि जब इसको निकालोगे कैलकुलेट करोगे चीजों को तो अप्रिमेय आ रही होगी। मैं बोलूंगा बच्चे 15 है या 5 है, ये सड है, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन करोगे तो अप्रिमेय आ रही होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। एक चीज और इसमें ध्यान देना है कि ये यहाँ पे 2 छिपा हुआ है, यहाँ पे 3 छिपा, यहाँ पे 4 छिपा, यहाँ पे 5 छिपा हुआ। मैं बोलूँगा ना, मैं बोलूँगा कि ये 2 बेसिकली कहलाता क्या है, तो ये जो 2 है बच्चे वो कहलाता है रेडिकेंड, रेडिकॉन्ड। √3 ये जो 3 है ये कहलाएगा रेडिकॉन्ड, ये जो 4 है वो कहलाएगा रेडिकॉन्ड। मैं इसे दूसरी भाषा में लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/3 और 7 की पावर 1/4। तो ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 4 है बच्चे, ये सारे के सारे जो है रेडिकॉन्ड कहलाएंगे। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। तो सर्ट्स का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया। अब कुछ इसका स्पेशल टाइप्स है, या मैं इससे पहले एक और चीज़ पूछूंगा आपसे। मैं बोलूँगा कि √4 क्या एक सड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसे ब्रेक करूँगा तो आगे टू एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, इसलिए ये सड नहीं है। मैं बोलूँगा कि √27 क्या ये सड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सप्लेशन करोगे तो आगे आपका आएगा 3 एक परिमेय संख्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, इसलिए सड नहीं है। मैं बोलूँगा 16 है यहाँ पे, और यहाँ पावर रेडिकेंट 4 दे रखा है, ऑर्डर टू 4, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 2, तो 2 एक परिमेय है, रेशनल नंबर है, इसलिए भी सड नहीं है। यानी ये सारे सड नहीं है। मैं बोला क्या कि वैसे नंबर जो रूट के अंदर हो और उसका रेडिकेंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए, जब उसको एक डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाओगे, डेसिमल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाओगे, जब उसको चीज़ों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद अगर अपरिमेय है तभी वो सड्स कहला सकता है, अन्यथा वो सड्स नहीं कहलाएगा। अगर परिमेय आ गया, रेशनल आ गया तो सड्स नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आया होगा बच्चे। आइए देखते हैं आगे कुछ सड्स के टाइप हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सम टाइप ऑफ सड, सड्स के कुछ प्रकार हैं। सड्स के कुछ प्रकार, देखो यार सड्स का हिंदी में नहीं होता है करनी, हाँ, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक। देखो यार सड्स के कुछ क्या हैं टाइप। मैं एक ले लेता हूँ नंबर 1 से टाइप, जिसको हम बोल सकते हैं प्योर सड। प्योर सड बच्चे, प्योर सड्स क्या होती है? जैसे मैं बोलूँ √3, मैं बोलूँ कि √5, मैं बोलूँ 27 पावर, ये सारे के सारे प्योर सड्स हैं। मतलब ओनली एंड ओनली ये इरेशनल ही है, इसमें कोई रेशनल अटैच नहीं है, तो इसलिए ऐसे सड्स को बोलते हैं प्योर सड्स। सेकेंड पार्ट है बच्चे, जिसको बोलेंगे हम मिक्स्ड सड। मिक्स्ड सड्स क्या होती है? मिक्स्ड सड किसको बोलेंगे? देखो यार, मैं अगर बोलूँगा कि मान लो 2 क्या है, मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। मैं बोलूँगा बच्चे √3 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 2 एक परिमेय, √3 एक अपरिमेय, जब दोनों को जोड़ोगे तो जो कंप्लीट प्राप्त हुआ एक अपरिमेय हुआ, तो इसलिए ये सड्स है। तो ऐसे सड्स को बोलते हैं मिक्स्ड सड। और भी ले सकते हो जैसे 2 - √3, ये भी आपका है मिक्स्ड सड। या और ले सकते हो 4 + √15, ये भी आपका है मिक्स्ड सड्स। उम्मीद समझ में आ गई। रेशनल और इरेशनल को जुटने से प्राप्त होती है क्या चीज? इरेशनल, अपरिमेय। तो कंप्लीट को देखा जाए तो ये अपरिमेय है, इसलिए ये भी सड्स ही कहलाएगा,
कोई दिक्कत है बच्चे? आइए देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा है लाइक सर्ट, इसको बोल सकते हो एक तरीका से सिमिलर सर्ट। ये क्या होता है जी? तो यार मैं लिख दिया मान लो 2√3, 5√3, 9√3, ये सारे के सारे लाइक सेट कराएंगे, सिमिलर सेट कराएंगे। मतलब इसमें भी देखो दो चीजें अटैच है, एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो ये कंप्लीट जो है आपका क्या है? इरेशनल। तो कहने का मतलब है कि जो इरेशनल पार्ट है, जो अपरिमेय वाला पार्ट है, अगर वो सेम हो तो उसको बोलते हैं लाइक सेट, सिमिलर सेट। कोई दिक्कत है? फिर होता है बच्चे अनलाइक सेट, या बोल सकते हो डिस सिमिलर सेट्स। अनलाइक सेट्स क्या होता है, डिसिमिलर क्या होता है? मतलब अपरिमेय पार्ट सेम नहीं। जैसे मैं लिख दिया 2√5 और यहाँ लिख दिया 5√2, यहाँ लिख दिया 3√7। तो देखो यार यहाँ पे ए यानी अपरिमेय पार्ट जो है, इरेशनल पार्ट जो है, वो आपका सेम है नहीं है। इसलिए इस तरह के जो सेट्स होते हैं उसको बोलते हैं लाइक अनलाइक सेट्स या फिर डिसिमिलर सेट्स। कोई दिक्कत है बच्चे? इसके बाद 5 नंबर पे अगर देखी जाए तो 5 नंबर पे आपका आ जाएगा यार क्वाड्रेटिक सेट। क्वाड्रेटिक सेट ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक सेट का मतलब होता है बच्चे, जैसे मैं लिख दिया √3, √5, √15, √17, ये सारे के सारे जो है क्वाड्रेटिक सेट है। मतलब जिसका रेडिकाउंट 2, स्क्वायर रूट वाला केस। इसके बाद आता है छठा बच्चे बाई क्वाड्रेटिक सेट। ये क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक सेट क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक सेट का मतलब जिसका रेडिकेंट 4 हो, इसमें 5 है, 4 दे दिया, 7 है, 4 दे दिया, 15 है, 4 दे दिया। तो इस तरह के सेट्स को बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक सेट्स। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बेसिक कंसेप्ट्स जो सेट्स के हैं, सेट्स होती क्या है, सेट्स के टाइप्स क्या हैं, है ना, इंडेक्स होता क्या है यानी एक्सपोनेंट होता क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। अब आइए इंडेक्स से रिलेटेड, मतलब एक्सपोनेंट इंडाइसेस से रिलेटेड मैं कुछ उसके लाभ बताने जा रहा हूँ, जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस टॉपिक के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग 95% क्वेश्चन उसी इंडाइसेस के लॉ पे डिपेंड करती है। आइए देखते हैं उसके लॉ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके लॉ क्या है। देखो बच्चे, देखो यार, लॉ ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ इंडाइसेस होता क्या है? मैं 1 बाय 1 आपको लॉ को समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 होता है बच्चे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ए गुने ए गुने ए गुने ए और गुने डॉट और डॉट और लिखा हुआ है एन टर्म तक, कहाँ तक? एन टर्म तक। तो यार मैं इसे लिख सकता हूँ बराबर ए की पावर एन, ए की पावर एन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे 2 और टोटल क्या हुआ है 1 2 3 4, तो पावर 4, ये आप लिख सकते हो। उम्मीद है समझ में आया। ये फर्स्ट लॉ, इसमें मान लो कि हमारा दिया है कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, बोलेगा इसकी वैल्यू क्या होगी? तो डायरेक्टली अगर अपने निकालोगे 3 × 9 9 × 27 27 81 243, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया पहला रूट। इसका दूसरा रूट पे विचार करते हैं।
दूसरा रूल है यार इसका, मान लीजिए मैं आपको बोल दूं बच्चे की a की पावर m है, a की पावर m है ना, अब इनटू मान लें कि a की पावर n है, a की पावर m है या इनटू a की पावर n है, तो इसकी वैल्यू होगी बच्चे a की पावर m प्लस, a की पावर m प्लस, या फिर बच्चे ऐसे हो कि a की पावर x, a की पावर y और गुने a की पावर मान लें z है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे a की पावर x प्लस y प्लस z। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे बेस सेम हो, बेस क्या हो सेम, बेस क्या हो सेम, और पावर अगर अलग अलग हो, पावर अगर अलग अलग हो, तो जब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं ना तो बेस लिख करके और जितने भी पावर होते हैं वो सारे के सारे जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है बच्चे? तो जैसे मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि मान लो कि 2 की पावर 3 है और मान लो 2 की पावर 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे कि इसका जो वैल्यू होगा वो 2 की पावर 3 प्लस 10, तो 2 की पावर 13 होगा। कोई दिक्कत है? मैं आपको बोलूँ कि 2 की पावर मान लीजिए 102 है और इनटू 2 की पावर मान लीजिए 105, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे कि 2 की पावर 2 यहाँ लिख देंगे, बेस सेम है, पावर अलग है, पावर को जोड़, तो यानी 102 प्लस 105 बच्चे, तो रिजल्ट आ रहा होगा 2 की पावर 207। कोई दिक्कत है? अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो सारे पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं। कोई दिक्कत है? आइए देखते हैं नेक्स्ट, ये सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ इसकी क्या है? अगर बच्चे मैं लिखूंगा कि a की पावर m और अपॉन a की पावर n, कहने का सेंस ये है कि बेस देखो सेम है, a पावर डिफरेंट है, और अगर डिवाइड के रूप में हो, अपॉन के रूप में हो, तो उसको लिख सकते हैं बच्चे a की पावर m माइनस n। समझ में आ रहा है आपको? यानी पावर क्या होती है? घट जाती है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे 3 की पावर मान लीजिए यहाँ पे 10 है और मान लो 3 की पावर यहाँ पे 8 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 10 माइनस 8, मतलब कि 3 की पावर 2, यानी 9 आंसर। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ इसको ना बच्चे कि मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ अच्छी तरह से, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 6 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बेटा बच्चे मैं लिखूँगा 3 की पावर 8, 3 गुने 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 3 3 3 6 2 8। तो बच्चे इसमें बहुत सारे, ये 8 को जो है कट जाएगा आपका 8 को से, सिर्फ मेरे पास यही बचा, यानी पावर जो है यहाँ कट गया, इसलिए यहाँ पे घटाते हैं। 3 की पावर यहाँ 2 है, तो बेसिकली यही तो मैंने बताया आपको। कोई दिक्कत है बच्चे? उम्मीद है क्लियर समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट चौथा रूल। मैं बोलूँगा बच्चे कि मान लो कि a की पावर यहाँ पे m है और का पावर मान लो n है बच्चे, ये था पांचवा। a की पावर m है और का पावर n है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चे a की पावर m, यानी गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना। मैं इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया कि 2 की पावर 3 और यहाँ पे 4। कोई दिक्कत? जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा देखो ये ऐसे काम करता है एक्सपोनेंट, यानी मैं इसे ऐसे लिखूँगा 2 की पावर, अब 3 का पावर मैं 4 कर दूंगा, यानी 3 3 9 9 3 27 27 81। 2 की पावर मैंने 81 लिख दी।
बच्चे मैं यहाँ पे अगर ऐसे लिखूँ कि 2 की पावर 4 और यहाँ पे 3, तो ऑर्डर यही होगा करने का काम। तो यहाँ पे मैंने लिखूँगा 2 की पावर 4 का पावर मैं 3 करूँगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 64। या मैं इसे ऐसे लिख दूँ बच्चे कि 2 की पावर 3 और यहाँ पे ऐसे 4 ब्रैकेट में कर देंगे, तो मतलब हो जाएगा 2 की पावर 4 दिया पावर, इस मेथड से। यानी ये तीनों की वैल्यू डिफरेंट आई, तीनों की वैल्यू क्या आई, डिफरेंट आई, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई दिक्कत है बच्चे? तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि अगर a की पावर m है और का पावर n है और बराबर दे रखा है, तो a की पावर m होगा, गुना हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगा 3 है और का पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैंने ले लिया जी 4, तो मतलब कि 3 की पावर 4 गुना 8। यहाँ मैं बोलूँगा कि मान लो 7 है, यहाँ पे मान लो 3 दे रखा है, यहाँ पे मान लो दे रखा है 27, तो इसका मतलब है 7 की पावर 27 दिया 81। उम्मीद है पूरा क्लियर आपको समझ में आया होगा बच्चे। कोई दिक्कत है? पूरा क्लियर समझ में आया होगा। आइए समझते हैं छठा रूल इसका। बच्चे अगर यहाँ पे लिख दिया कि a की पावर m, a की पावर सॉरी ऐसे अगर दे दिया छठा कि a की पावर -n, तो आप इसे लिख सकते हो बच्चे a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। या आप मान लीजिए कि आपको अगर दे दिया उलट करके जस्ट कि a की पावर -1/n, तो इसे बच्चे आप लिख सकते हो a की पावर n, दोनों सेम चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बोलूँ कि मान लो 3 है, यहाँ पे 3 की पावर -4 है, तो इससे आप लिख सकते हो बच्चे 1/3 की पावर 4। कोई दिक्कत है? यानी 1/81 ऐसा। 3 को 4 गुना करोगे 81 आ रही होगी बच्चे। अगर मैं लिखूँ 4 की पावर -1/2 है, तो इससे आप लिख सकते हो डायरेक्टली 4 की पावर -1/2 है, तो इसको आप लिख सकते हो बच्चे 4 की पावर 2। कोई दिक्कत है? यानी 4 चौका आ रही होगी 16, 4 चौका 16। कोई दिक्कत है? यानी 4 का अगर यहाँ लगा देता है ऐसे 4 का स्क्वायर, अगर मैं दूसरी तरह से लिखूँगा तो 1/4 की पावर -2 जाएगी। कोई दिक्कत है बच्चे? एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। अब देखो यार आगे 7वां। भाई मैं इसको अगर मैं बोलूँ आपसे कि a है और यहाँ पे m है, a है पावर m है, और मैं इंटू लिख दिया b और पावर m। इस बार मैंने किया क्या कि मैंने बेस को जो है अलग रखा। देखो बेस अलग अलग है, यहाँ बेस है बच्चे a और यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पावर m है और यहाँ भी क्या है m, यानी पावर सेम है बस बेस डिफरेंट है। तो ऐसे केस में इसको हम लोग लिखते हैं ए बी, मतलब ये आपस में गुना हो जाएगा आपका पावर m। या फिर ऐसे कर दें कि a की पावर मान लो m है या x, b की पावर x, c की पावर x है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे। देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a b c, यानी ये तीनों गुना हो जाएगा आपका पावर x। पूरा क्लियर समझ में आ गया बच्चे? मैं बोलूँगा कि मान लो 3 की पावर 2 है गुने 4 की पावर 3 है गुने 5 की पावर 2 है, यानी सॉरी यहाँ पे पावर 2 ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो कि बेस अलग अलग है, बस पावर क्या है सेम है। ऐसे परिस्थिति में आप इसको लिख सकते हो 3 गुने 4 गुने 5 का पावर 2, मतलब 3 चौका 12 25 60 का पावर 2। कोई दिक्कत है बच्चे? पूरा क्लियर समझ में आया? अब मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ 8वां। मान लीजिए यार कि आपका दे रखा है कुछ इस तरह से a की पावर m और अपॉन b की पावर m, मतलब कहने का सेंस ये है कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लिख सकते हो ए बी का पावर m, जैसे 4 का पावर 3 और बट्टे 5 का पावर 3, तो आप इसे लिख सकते हो 4 बट्टे 5 का पावर 3। कोई दिक्कत है? उम्मीद है आपको पूरा क्लियर समझ में आया होगा भाई। अब आइए एक और बचा हुआ है, 1 2। मान लीजिए यार
कि यहाँ पे दे रखा है यार √a और यहाँ पे दे रखा है n और यहाँ पे दिया हुआ है जी 1/n या यहाँ पे सिर्फ दे रखा है n। इसका वैल्यू क्या होगी बच्चे? देखो यार इसको मैं लिख सकता हूँ आसानी से a। मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि मैं इसे लिख सकता हूँ क्या चीज a की पावर 1/n और यहाँ पे n, तो n में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बराबर क्या है ये क्लियर है। मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ यानी 9 नंबर हो गया ना, मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ बच्चे, मैं लिखूँ यहाँ पे 4 यहाँ लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 2, दोनों सेम है, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 डायरेक्टली, कोई दिक्कत है, पूरा क्लियर है। आइए देखते हैं एक और बचा हुआ है 10 नंबर। यार अगर मैं आपसे ये बोलूँ a की पावर 0 बराबर क्या होगी, तो आपकी आंसर होगी 1। कोई भी संख्या की पावर, जैसे मैं बोलूँ कि 10 की पावर 0 बराबर क्या होगी वैल्यू 1 होगी, मैं बोलूँ 15 की पावर 0 बराबर क्या होगी वैल्यू 1 होगी, मैं बोलूँ 525 की पावर 0 वैल्यू क्या होगी 1 होगी, कोई दिक्कत है। ऐसा इसलिए होता है ना कि जैसे यहाँ पे a की पावर जो 0 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ले लूँ, जैसे मान लो ले लिया m माइनस m, अब बराबर यानी मैं ये चीज़ें आसानी से लिख सकता हूँ 0 की जगह पे m माइनस m, यानी m में से m घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब मैं इसे दूसरी भाषा में फंडे के आधार पर क्या लिख सकता हूँ कि a की पावर m अपॉन a की पावर m, काटोगे क्या आएगा, इसलिए जैसे मान लो कि 8 की पावर 0 है, मैं इसे लिख सकता हूँ 8 की पावर कुछ भी ले लो, जैसे मान लो कि 1 माइनस या 2 माइनस 2 या 3 माइनस 3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8/8, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत है। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे, पूरा क्लियर है। तो ये था इंडाइसिस का लॉ, इस पर बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल मेंस में दो, रेलवे में दो, कोई भी सेक्टर के एग्जाम दो, ये टॉपिक ये इंडाइसिस का जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन डीपली क्वेश्चन बनाने के लिए कामयाब चीज़ है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था कि सर्ट्स और इंडाइसिस का कंसेप्ट, सर्ट इंडाइसिस का कंसेप्ट मैं आपको ऐसे समझाया हूँ, यानी ये आपकी पार्ट 1 हो गई। पार्ट 2 में बच्चे मैं बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ वैल्यू दे रखा होगा √5 + √5 + √5, इस तरह से चीज़ें दे रखी होगी, उस तरह के छोटे छोटे रूल्स नियम्स में बताऊंगा, करवाऊंगा। इसके बाद मैं धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन का लेवल लेकर के बड़े बड़े लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये आपकी बेसिक कंसेप्ट थी, यानी इसका सेकेंड पार्ट आपको जल्द यानी कल उम्मीद है मिल जाएगा। कल मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बना दूँ, तो सेकेंड पार्ट जब बनाऊंगा तो उसे आप देखोगे, यानी लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन के बीच में ले जाऊंगा, छोटे छोटे चीज़ों से मैं बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है बच्चे। दैट्स ऑल, बाय बाय।